हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एईडीयू का जो पेपर हुआ है जीएस का 14 अप्रैल को, उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। इसको पूर्ण समाधिकरण भी बोलते हैं, इसको आंशिक समाधिकरण बोलते हैं और इसको दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में क्या करते हैं, पूरा शरीर को दफनाते हैं। आंशिक में पशु पक्षियों के खाने के बाद बची हुई हड्डियों के साथ दफनाते हैं और दाह संस्कार में राख से दफनाते हैं। दूसरा है, तो ये वाला क्या हो गया, सही है। दूसरा है, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे। कब्रों में परलोक की धारणा के कारण बर्तन और आभूषण भी मिलते थे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा है, लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने का स्थल पाए गए हैं। तो बिल्कुल लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं जहाँ 2 कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था। तो देखिए, सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका निकाली थी और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी किया था 1929 ईस्वी में, और बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। कृषक समाचार इनसे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। तो देखिए, पहला कथन इसका बिल्कुल सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका 1838 में ही स्थापना हुआ था और इसका उद्देश्य जो था जमींदारों के हित की रक्षा करना था। दूसरा जो कथन है वो गलत है। जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए सुधारों को वकालत, ये गलत है। ये अगर ये सही होता है तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। ये जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए है, इसका मतलब ये आम लोगों से संबंधित नहीं है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 34,800 किलोमीटर। इस परियोजना के पहले चरण में लगभग 34,800 किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला है, बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुई थी। तो ये गलत है, क्योंकि यूएनजीए का जो बैठक होता है वो हमेशा न्यूयॉर्क में होता है, शिकागो में नहीं। साथ ही यह युद्ध 3 वर्ष फरवरी 2025 में पूरा हुआ था, ये याद रखना है। दूसरा है, इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। तो ये भी गलत है, क्योंकि 23 फरवरी 2023 को पारित मुख्य प्रस्ताव में के पक्ष में 141 वोट पड़े थे, जिसमें विपक्ष में 7 और 32 सदस्य अनुपस्थित रहे थे और पक्ष में कितने पड़े थे, तो 141 वोट पड़े थे। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया। तो ये तीसरा भी गलत होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर मुख्य प्रस्ताव का सह प्रयोजक होता है। वह द पाथ टू पीस शीर्षक से कोई प्रतिद्वंदी प्रस्ताव पेश नहीं करता है। द पाथ टू पीस एक फाउंडेशन का नाम है। चूँकि तथ्यों के आधार पर अगर आप देखें तो तीनों कथन गलत है, क्योंकि विकल्प में कोई भी नहीं का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से यह प्रश्न आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको डाउटफुल लगे तो ऑप्शन 3 इसका सही एक तरीके से हो सकता है। ये दोनों तो पक्का गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। तो ये भी गलत है।
श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ था, न कि 57 में, और यह यूरोपीय सैनिकों द्वारा किया गया था, न कि भारत के द्वारा किया गया था, भारतीय सिपाही द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि वे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की सेवा में हस्तांतरण के समय अतिरिक्त भत्ता खत्म होने से नाराज थे। तो यह 1857 के समान बड़ा खतरा नहीं था, यह भी ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है, एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, S1 और S2 दोनों ही जड़त्वीय फ्रेम है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं इसे। यदि कोई कण S1 में स्थिर है और S2 में नियत वेग से चल रहा है तो इसका अर्थ है कि S2 भी S1 के सापेक्ष नियत वेग से चल रहा है। चूँकि त्वरण शून्य है इसलिए दोनों क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम यानी कि जड़त्व फ्रेम होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, दोनों ही जड़त्वीय फ्रेम है। अजड़त्वीय फ्रेम का मतलब होता है कि ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड हो, जिसमें त्वरण हो, और जिसमें त्वरण होगा वो जब दूसरे को देखेगा तो उसकी नियत वेग से, वो नियत वेग का मतलब होता है उसका वेग बदल नहीं रहा है, जबकि एक्सेलरेशन अगर त्वरण हो तो उसका वेग निश्चित रूप से ही बदलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 35 ईयर्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे सैचरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यह कथन गलत है क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन को वास्तव में सैचरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया से ही प्राप्त किया जाता है। यह एक माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये गलत के बारे में पूछ रहा है, बाकी ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गणेश दत्त समिति। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास में सर गणेश दत्त का महत्वपूर्ण योगदान था और उन्हीं के प्रयासों से यह वेटरनरी कॉलेज की नींव रखी गई थी 1927 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओमानी रियाल। ओमानी रियाल दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा में से एक है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत बहुत अधिक है, जबकि अन्य विकल्प बहुत ही कमज़ोर मुद्राओं की श्रेणी में आते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3:1। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। तो ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मा निवासी नेमाटोड यानी क्रासोलैबियम धृति की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला दिया है, यह क्योंझर जो कि उड़ीसा में है खोजी गई थी। दूसरा है, इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निर्देशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। और तीसरा है, ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? देखिए इसमें क्या लिखा है, धृति लिखा है। तो जो निदेशक है, महिला निदेशक जीएसआई की यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उनके निदेशक का नाम है धृति बनर्जी, ना कि मालती मुखर्जी। तो धृति बनर्जी के नाम पे ही ये इनका नामकरण हुआ है। तो पहला और तीसरा क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर या ब्रैकेट में भभुआ भी लिख सकते हैं जिले में स्थित है। सांभर जिला राजस्थान में है। सुखना जिला चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा,
ये याद रखना है कि एक फेमटोमीटर की कम दूरी पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, और उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे कम कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास लगभग द्रव्यमान जो होता है बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले होगा नाभिकीय, उसके बाद विद्युत चुंबकीय, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें जो कामा झील है ये मध्य प्रदेश में है, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसे कोबालामिन भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये सही है। यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, ये बिल्कुल ये भी सही है। इसमें कोरिन वलय होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। इसे कोबालामिन कहते हैं और केंद्र में कोबाल्ट होता है और इसमें कोरिन रिंग पाई जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ए, बी और सी सत्य कथन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। तो ये कथन सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही कथन है। पॉलीगर्स दक्षिण भारत के सामंत थे। अंग्रेजों द्वारा उनके राजस्व संग्रह के पारंपरिक अधिकार छीनने और भारी कर लगाने के कारण ही उन्होंने विद्रोह किया था। तो दूसरा कथन उसी के बारे में है। पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया था। तो ये भी कथन सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी राजस्व जो प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह करने लगे अंग्रेज, इसी के कारण से ये विद्रोह हुआ था, पॉलीगर्स विद्रोह। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला कथन दिया है कि चुंबक स्थितिकी यानी मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स और वैद्युत स्थितिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है। पहला दिया है B.ds बराबर 0 और E.ds बराबर Q एनक्लोज्ड बाई एप्साइलर नॉट। की एनक्लोज्ड यहाँ पे Q क्या है? चार्ज है। तो B.ds क्या दर्शाता है कि यह दर्शाता है कि एक बंद सतह से गुजरने वाला शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। और दूसरा है E.ds। E.ds का मतलब होता है, यह बताता है कि विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर घिरे कुल आवेश पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा सही हो गया। कारण देखते हैं। चुंबकीय एक ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते, जबकि वैद्युत एक ध्रुव यानी एकाकी आवेश अस्तित्व में होते हैं। तो बिल्कुल इसी कारण से ये सत्य है। आपको इस समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। ये हो गया, मान लीजिए नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गया चुंबक का। अगर आप एक गोला, काल्पनिक गोला बनाते हैं और इस साउथ पोल से निकलने वाले जितने भी फ्लक्स है आप इसको मेजर करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आएंगे, यानी कि नेट चेंज जो होगा हमारा क्या होगा? 0 होगा। यानी कि ये दिखाता है कि यदि साउथ पोल है तो बाहर कहीं जरूर नॉर्थ पोल होगा ही होगा। यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स का मतलब होगा कि एक ही पोल हो, या तो साउथ हो या तो नॉर्थ हो। तो ये बिल्कुल सही है कि ऐसा अस्तित्व में नहीं होते हैं। जबकि वैद्युत एक ध्रुव यानी कि प्लस चार्ज जैसे प्रोटॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वास्तव में अस्तित्व में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 19 का सी। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के 3 में यह सुरक्षा प्रदान करता है कि किसी भी अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए पहला है ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है उनके अभिलेखों में से एक ब्राह्मण को इकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है, ये भी सही है। तीसरा है उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है, तो ये भी सही है। त्रिलोचन पाल जो है वो प्रतिहार वंश और चालुक्य वंश के संदर्भ से जुड़ा हुआ अभिलेख है। इन उपाधि और दानों का उल्लेख उसी अभिलेख में मिलता है। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही कठिन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत लोगों ने शायद छोड़ा भी होगा इसे। नेक्स्ट है निम्नलिखित संरचना किसकी है? हमें ये बताना है। इसका आंसर होगा यूरेसिल।
यह एक पिरिमिडीन है, नाइट्रोजन बेस होता है। यह केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। इसकी संरचना में 5वें कार्बन पर एक मिथाइल समूह यानी कि CH3 जोड़ दिया जाए तो यह थाइमिन बन जाता है। ये याद रख सकते हैं आप। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दीपंकर सृजनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दीपंकर सृज्ञान अतीश विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान थे जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट है 24वां, यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर यानी बाबा राव सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किए, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्रांतिकारी संगठन थी ये। इसका नाम था अभिनव भारत। 1904 में सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला को ही अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था में बदल दिया था। तो इसमें मित्र मेला दिया नहीं है, अभिनव भारत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के GDP में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। वर्ष 2019-20 में बिहार की जो GSDP वृद्धि दर थी वो स्थिर मूल्य पर 10.5% थी, जबकि इसी अवधि में भारत की जो GDP वृद्धि दर थी वो थी 4.2%। अतः बिहार की दर भारत से अधिक थी। उसके बाद दूसरा कथन है, 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के GDP में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था। तो उस समय बिहार की वृद्धि दर थी 10.53% और भारत की औसत वृद्धि दर थी 6.1%। तो कथन में कम बताया गया है, तो ये गलत हो गया, ये सही था पहला। तीसरा है, 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का GSDP में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। तो बिल्कुल ये कथन सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है कुल दूरी बटे में समय। कुल दूरी क्या है यहाँ पे? x + x और समय क्या होगा? पहले वाले केस में समय क्या होगा? दूरी बट्टा वेग, दूसरे वाले में दूरी बट्टा वेग। तो यहाँ हो गया ये 2x और ये x कॉमन ले लेंगे तो ये 1/v1 + 1/v2, x कैंसिल, 2/v1 v2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा v2 + v1, ऊपर चला जाएगा v1 v2 और नीचे बच जाएगा v2 v1। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कैमूर। कैमूर बिहार के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित जिला है। भागलपुर और कटिहार जो हैं ये पूरब में है और पटना मध्य में है, अगर आपको मैप याद होगा तो। नेक्स्ट है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम की प्रविष्टियों का कॉलम 1 की प्रविष्टियों का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त संबंधों से हमें मिलान करना है। पहला दिया है शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध में कोई फेज का अंतर नहीं होता, जो फाई का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा और वोल्टता समान फेज में होती है, तो पहला का हो जाएगा Q। उसके बाद शुद्ध धारिता कैपेसिटेंस जिसे बोलते हैं C। इसके लिए अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा ठीक से तो सिविल एक कोड वर्ड लोग बताते हैं टीचर, इसमें C, I एंड V। I एंड V क्या होता है? धारा और वोल्टता होती है। तो धारा और वोल्टता से पहले क्या आता है? धारिता आती है। इसका मतलब क्या है कि धारा जो है वो वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा का P। तीसरा है शुद्ध प्रेरकत्व यानी L। L के बारे में क्या है कि ये धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है, तो L का हो जाएगा ऑप्शन S। इसके लिए कोड है LE। LE से याद रख सकते हैं E EMF मतलब वोल्टता होता है, और L का यहाँ पे शुद्ध प्रेरकत्व देख सकते हैं, और I का मतलब धारा होता है।
उसके बाद RLC श्रेणी परिपथ का बताना है हमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर। धारा और वोल्टता समान फेज में भी हो सकती है या न ही भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, QPSR। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। तो बिल्कुल पहला क्या होगा? सही होगा। ये ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा है, इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। ये भी सही है। समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। ये गलत है क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया था, बढ़ावा नहीं दिया था। तो 1 और 2 यानी कि केवल 2 सही होंगे। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है, बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो बेरियम जो बायराइट और विथेराइट दोनों में ही पाया जाता है। बायराइट मुख्य रूप से BaSO4 और विथेराइट जो होता है वो BaCO3 होता है, बेरियम कार्बोनेट, एंड बेरियम सल्फेट को बायराइट बोलते हैं। तो ये दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे। भंडागारिक प्राचीन काल में भंडागारिक को कोषाध्यक्ष या भंडार गृह के प्रभारी के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 348 का 1 स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईवे कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके GSDP का था। इसका आंसर होगा 3.0। FRBM एक्ट के तहत इसे GSDP के 3% के भीतर रखने का ही लक्ष्य रखा गया है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7%। बिहार का वन आच्छादन लगभग 7.84% है। किसके हिसाब से? ISFR के रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है, MSME, इसको शॉर्टकट में मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। ये किस पे आधारित है? तो इसका आंसर होगा सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन। 2020 के नए वर्गीकरण के अनुसार अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का अंतर खत्म कर दिया गया है और यह विनियोग और वार्षिक उत्पादन दोनों पर आधारित है। लघु उद्योग के लिए याद रखना है कि 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ तक है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है, 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित किया जा सके। दूसरा है, यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो बिल्कुल पहला सत्य है और दूसरा उसका सही कारण है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, लेकिन तिलका मांझी की नहीं है। तो सॉरी, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। तिलका मांझी नहीं, यहाँ पे बिरसा मुंडा होना चाहिए। बिरसा मुंडा अगर होता तब ऐसा हम सही मान सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ये बी हो जाएगा कि ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस को PV आरेख में दर्शाए गए अनुसार ABCA बंद चक्र में ले जाया जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक है A, VP, B, 3V और 4P एंड C, 3VP है। तो एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य कितना होगा? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड याद रखना है कि एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कुल कार्य PV जो आरेख में घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यानी हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 3V में से 2V घटाएंगे, तो इसका हमें मिल जाएगा 2V, और फिर यानी कि आधार मिल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
तो ये हो गया 1/2 गुने आधार मिल गया है 2b। हमें ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई के लिए क्या करेंगे कि 3b तो कांस्टेंट है लेकिन p में डिफरेंस है, तो 4p में से p घटाएंगे तो 3p बचेगा, तो 3p, 2 से 2 कैंसिल, तो 3pb। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची 1 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और सूची 2 देशों का मिलान करना है। पहला है वरुणा नौसेना, ये किससे संबंधित है, तो ये भारत और फ्रांस से है। दूसरा है धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान से है। एक्वेरियन भारत और मालदीव से है। और साइक्लोन जो है ये भारत और मिस्र से संबंधित, यानी कि आमने सामने दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। कथन है चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, तो बिल्कुल ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा है इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था, तो ये भी सही है। तो कारण कथन का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 27 वर्ष बाद। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है, किन के बीच पड़ता है ये, तो ऑप्शन होगा इसका सी, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीचे 2 दिए गए कथन, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके हमें बताना है कौन सा सही होगा। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है, तो बिल्कुल ये कथन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो भी पैसा जलवायु के सुधार के लिए लाया जाएगा वो भ्रष्टाचार की वजह से उस पर सेंध लग सकता है। दूसरा कारण दिया है उसका कि यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभाव के अनुकूलन में बाधा डालता है, तो जाहिर सी बात है ये बाधा डालेगा ही, तो कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी, ऑप्शन होगा 6 से 10 वर्ष। उस समय इस अधिनियम के तहत 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर होगा मिथिला मखाना। तो अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को 2022 अगस्त में दिया गया था, लेकिन जो आधिकारिक पेपर पर जो काम किया गया था वो अप्रैल में ही किया गया था। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये पहली कपास मिल ये हुआ था 1854 में, कब, बॉम्बे में। उसके बाद है पहली जूट मिल, ये 1885 में रिसरा में हुआ था। उसके बाद तीसरा है 1867 में हुआ था पहली कागज़ मिल, और कुछ जगह 1881 में हुआ था, टीटागढ़ जगह का नाम है। उसके बाद पहला इस्पात संयंत्र 1907 में, टाटा या टिस्को भी इसे आप नाम से जान सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं, तो पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है। काम करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आर्टिकल 39 में है। काम का अधिकार और बेरोजगारी में जो सहायता है ये दोनों आर्टिकल 41 में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित लेंस और दर्पणों का उनके सही उपयोगों के साथ मिलान करना है हमें। कॉलम 1 में लेंस दिया है, लेंस या दर्पण है, दूसरा में उपयोग है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है सेविंग करने में, तो सेविंग में आवर्धित सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ऑप्शन एस हो जाएगा, पहला का एस। दूसरा है उत्तल दर्पण रियर व्यू, याद रखना है, रियर व्यू मतलब पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है, तो दूसरा का हो जाएगा आर। उसके बाद उत्तल लेंस का प्रोजेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है कैमरा और प्रोजेक्टर में प्रकाश को फोकस करने के लिए, तो तीसरा का हो जाएगा पी। अवतल लेंस
में मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को सुधारने में उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का एस, दूसरा का आर, तीसरा का पी, चौथा का क्यू, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है? तो सबको पता होगा, अरावली। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। 10 जनवरी 2025 को भारत कौन सा देश बना जिसने निम्नलिखित पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है? तो आंसर होगा चौथा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है, सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो इसका आंसर होगा साइनोएक्रिलेट। सुपर ग्लू का मुख्य जो घटक होता है वो मिथाइल या एथिल साइनोएक्रिलेट होता है। नेक्स्ट है, कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार यानी पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था। तो बिल्कुल 1996 में आया था। यह अनुसूची 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो बिल्कुल। तीसरा है, अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों का सरलीकरण किया गया। सूची 1 की वस्तुओं और सेवाओं का मिलान सूची 2 की कर दरों से कीजिए। तो बर्तन धोने की मशीन, बर्तन धोने की पहले इसे विलासिता श्रेणी में रखा गया था, उसे हटा के मध्यम श्रेणी में रखते हुए दर को 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। तो 1 का 2 हो जाएगा। व्यापारिक योगा सेवाएं, स्वास्थ्य और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए इन पर कर की दर 5% निर्धारित कर दी गई है। तो ये हो जाएगा तीसरा। स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम, सामाजिक सुरक्षा के तहत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। तो ये हो गया चौथा। 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली एसयूवी इंजन है। तो लग्जरी और प्रदूषणकारी वाहनों पर उपकर यानी सेस को एकीकृत करते हुए नया 40% का स्लैब बनाया गया है। तो ये हो गया पहला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3 एंड सी का 4, डी का 1। तो ऑप्शन हो जाएगा 54 का डी। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति के बारे में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये पालघाट, सॉरी ये गोलाघाट होगा। गोलाघाट कहाँ पे है? असम में है। तो काजीरंगा कहाँ है? असम में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए का 4। कुद्रेमुख ये होगा चिकमंगलूर कर्नाटक में। उसके बाद साइलेंट वैली ये पालघाट केरल में, और पेंच महाराष्ट्र में है, जो कि महाराष्ट्र नागपुर महाराष्ट्र में है। तो इसका हो जाएगा 3। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। पुरस्कार और विषय क्षेत्र। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसे हम एशिया का सर्वोच्च सम्मान या एशिया का हम नोबेल पुरस्कार भी इसे कहते हैं। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता, साहित्य और संगीत से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा बी। टेम्पल्टन तो ये आध्यात्मिक पुरस्कार और धार्मिक है। ह्यूगो पुरस्कार ये विज्ञान से संबंधित है। तो 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी और 4 का ए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मानव विकास प्रतिवेदन यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसे सम्मिलित किया गया है। इसे यूएनडीपी द्वारा सम्मिलित किया गया है। यूएनडीपी द्वारा किस में? HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थानों का उनके स्थापना वर्षों से मिलान करें। तो पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1863 में। बिहार विद्यापीठ 1921 में हुआ था। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज ये हुआ था 1925 में। उसके बाद है बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये हुआ था 1900 के आसपास। और बिहार स्कूल ऑफ ये इसका ऑप्शन ये होगा। और पटना महिला कॉलेज हुआ था 1940 में। तो सी
इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला का 2, दूसरा का 5, तीसरा का 1 और पाँचवा का 4। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है और कारण उसका सही व्याख्या करता है या नहीं। कथन यह है कि चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है, क्या अधिकतम होती है। ये टाइप करने में गलती हो गया, ये वाला जो है इधर से पढ़िए। सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है, और दूसरा है यह चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है। तो देखिए पहला क्या है, सत्य है। चरम स्थितियों पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि विस्थापन अधिकतम होता है, लेकिन वहाँ पर वेग शून्य होता है, इसलिए अधिकतम क्या होता है, चरम स्थिति पर वेग जो अधिकतम नहीं होगा, वेग मध्य पर स्थित जब आएगा तो अधिकतम होता है। तो ये जो कथन दिया गया है किससे संबंधित है, ये SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, पेंडुलम लेकर के भी आप समझ सकते हैं कि अगर पेंडुलम ये है तो जब पेंडुलम यहाँ से यहाँ ऐसे घूमता है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, जिसके बाद पेंडुलम नीचे आता है, यानी कि ये जो हाइट है सबसे ज़्यादा होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। एक्सट्रीम बोलते हैं इसको, यानी कि चरम स्थिति, और जब मध्य में आएगी तो सबसे ज़्यादा इसके पास वेग होगा। तो चरम स्थितियों पर कण का वेग क्या होता है, शून्य होता है, न कि अधिकतम। अगर मध्य रहता, मध्य स्थिति पर कण का वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 का सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया है उद्योग और केंद्र। चीनी, तो चीनी कहाँ पे है, केंद्र इसका मोहाली है। कागज़, कागज़ का जो होगा वो होगा चंद्रहाटी, और सीमेंट होगा सवाई माधोपुर। उसके बाद लोहा, लौह इस्पात राउरकेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह किससे युक्त यौगिक है। तो इसका आंसर होगा आयरन। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलिस की स्थापना हुई लुई 14वें ने 1664 ईस्वी में की थी, और उसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी और इसे 50 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। दूसरा है, कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्रीय केंद्र के रूप में पौंडीचेरी की स्थापना की थी। ये बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है, 1697 में रिजविक की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्रों को बनाए रखने की अनुमति दी थी। तो ये गलत है। 1697 की रिजविक की जो संधि है, इस संधि के द्वारा पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिला था। डचों ने इसे 1693 में छीन लिया था, लेकिन संधि की शर्तों के कारण यह कहना गलत है कि इसमें डचों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। चौथा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक स्थायी उपनिवेश स्थापित किए। मेरे ख्याल से ये भी गलत है। फ्रांसीसी कंपनी ने मेडागास्कर में स्थायी उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास किए थे, लेकिन वे असफल रहे थे। इसी असफलता के बाद उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह भारत की ओर लगाया था। तो तीसरा और चौथा गलत होगा, तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा, इस आंसर के लिए पहले देख लीजिए, जब तापमान बढ़ता है तो इसमें से क्या होता है। ये अर्धचालक के गुण के बारे में कह रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्धचालक का रोधत्व मतलब रेजिस्टेंस उसका जो है घटता है, जबकि चालक का रोधकत्व क्या होता है, बढ़ता है। V=IR आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ में क्या है कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का घटता है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। तो बिल्कुल ये सही है। वाष्पोत्सर्जन एक खिंचाव पैदा करता है जो रस को ऊपर चढ़ाता है। हालांकि ये जड़ों में परासरणीय दाब नहीं बढ़ाता, बल्कि जड़ों से जल के अवशोषण को प्रेरित करता है। तो वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका केवल ए सत्य है, आर असत्य है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2010 में वसुंधरा वंशधारा जल विवाद
न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। वनधारा नदी जल विवाद मुख्य रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास से संबंधित जनसांख्यिकीय संक्रमण की निम्न अवधारणाओं पर विचार करना है हमें। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3, 1 और 2। पहला है प्रथम अवस्था क्या होता है? प्रथम अवस्था होता है उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर होता है। ये कहाँ होता है? ये पिछड़े समाज में होता है। दूसरा है उच्च जन्म दर होती है लेकिन निम्न मृत्यु दर होती है, तो इसको हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। और उसके बाद दूसरा है निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। यह है विकसित समाज की पहचान, जैसे अमेरिका वगैरह, अमेरिका और यूरोपियन देशों में। तो पहला होगा 3, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है 2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला दिया है अंतरिक्ष यात्री ए से निकलने वाली ध्वनि और प्रकाश दोनों समान वेग से अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेंगे। ये तो गलत है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, तो ध्वनि के लिए हमें क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। माध्यम ही नहीं है तो उसके पास पहुँचेगा कैसे? और प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, तो ये अपने बी के पास पहुंच जाएगा। दूसरा है अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में झीलों में से कौन सा असम में स्थित है? तो हमें बताना है। देखिए हमीरसर झील जो है ये है गुजरात के भुज जिले में, गुजरात के भुज या कच्छ में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। उसके बाद है चपनाला झील, तो यह असम के नगांव में स्थित है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। सला झील जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका आंसर होगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया है। नेक्स्ट है भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है, तो कथन 1 क्या है? ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है, ये भी सही है। तीसरा है पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते, ये गलत है, क्योंकि पंचायत संबंधी प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर भी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार लागू होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है त्यौहार और राज्य का हमें मिलान करना है। म्योको उत्सव जो होगा ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। चपचारकूट महोत्सव ये होता है मणिपुर में। सेक्रेनी नागालैंड में होगा, ना कि मिजोरम में। चपचारकूट होगा मिजोरम में, सेक्रेनी होगा नागालैंड में और संगाई होगा मणिपुर में। तो पहला का है, दूसरा का सी, तीसरा का डी, चौथा का बी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गुहिलोतो या सिसोदिया राठौर और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार कीजिए। गुहिलोतो ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया था। ये राजस्थान के जितने भी राजवंश हैं उनसे संबंधित ये सवाल है, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तभी इसका आंसर हो पाएगा। तो कथन 1 तो सही है, गुहिलोतो ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया। कथन 2 राठौर वंश के सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे, तो ये गलत है, क्योंकि सवाई जयसिंह राठौर नहीं बल्कि कछवाहा वंश के थे। उसके बाद है कछवाहों के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे, तो ये सही है। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ये भी सही है। और कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री भी थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो 1, 3, 4 और 5, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 से किससे संबंधित है? तो ये भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। 51 AF किससे संबंधित है? ये मिश्रित संस्कृति से संबंधित है, तो यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद अनुच्छेद 51A के जो है ये शिक्षा से संबंधित है,
6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों वार्ड को शिक्षित करना, और 51 AI जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अति क्रांतिक द्रव तब बनता है जब, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तब वो अति क्रांतिक द्रव बनता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया, तो इसका आंसर होगा सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डलहौजी ने रेल, डाक और शिक्षा जैसे कि वुड डिस्पैच में सुधार किए ताकि ब्रिटिश प्रशासन को अधिक कुशल और मजबूत बनाया जा सके, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, यह साइटोप्लाज्म में होता है। यह कोशिका श्वसन का पहला चरण है जो कोशिका द्रव्य में होता है और इसके लिए ऑक्सीजन अनिवार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मछली से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है और हरित क्रांति खाद्य फसल से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है, तो इसका आंसर क्या होगा। पहला है कश्यप काश पटेल, पहला सही है। उसके बाद दूसरा है हरमट ढिल्लो, ये नहीं होगा। तीसरा है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, तो ये भी सही होगा। कश्यप पटेल और जय भट्टाचार्य को प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए नामित किया गया है या इसके लिए ये चर्चा में थे। तो 78 का 1 और 3 आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है, तो देखिए पहला ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात, तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात, तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है और ये गोवा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। लैंड सिंह, तो ये जलप्रपात मेघालय के पश्चिमी खासी जिले में स्थित है। नोखाली कई जलप्रपात, तो ये है मेघालय के चेरापूंजी के पास स्थित भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन होगा डी। ये मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण आनुवांशिकी का जनक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में रिट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला है, रिट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। तो बिल्कुल रिट जारी करना अदालतों का मूल अधिकार है, न कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो ऑप्शन ए सही है। इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकता है रिट, और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 232 के तहत जारी कर सकता है, तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम ऊतक जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। कथन दिया है, हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी, तो बिल्कुल कथन ए सत्य है। दूसरा है, इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने मिलाने में अनुमति दे दी, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इस कथन का एक सही कारण भी है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। डलहौजी ने इस नीति के तहत उन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जिनके पास उनका अपना कानूनी वारस नहीं था। नेक्स्ट है, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्रोत और सिंक के बीच परासरणीय दाब का अंतर। मुंच की इस परिकल्पना के अनुसार शर्करा का परिवहन परासरणीय दाब के अंतर के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, H2O प्लस C बराबर जो गिब्स आउट देता है वो H2 प्लस CO का उपरोक्त अभिक्रिया निम्नलिखित का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा जल गैस अभिक्रिया। देखिए इसका मतलब क्या है समझिए, ये C का मतलब होता है कार्बन, कार्बन मतलब जब लाल तप्त कोयला यानी कोक पर जब भाप यानी H2O को प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण उत्पन्न होता है। इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं,
वाटर गैस कहते हैं या सीन गैस भी कहते हैं, सीन गैस या वाटर गैस यानी कि जल गैस कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सिंगर और नुकलसन। 1972 में सिंगर और नुकलसन ने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना समझाते हुए ये मॉडल दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडल को आनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। अभी इससे संबंधित प्रश्न भी था, तो ये तो सही है। दूसरा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमेट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार प्रत्येक गैमेट केवल 1 एलील प्राप्त करता है, 2 नहीं। तीसरा है, एक संकरित संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। शुरू में ही आपने एक क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, ये सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए ही कार्य करता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन है, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है और कारण है यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। तो कथन ए और कथन आर दोनों ही सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। बिहार का पिछड़ापन और वहाँ की क्षेत्रीय असमानताएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ए। हालांकि मेरा मानना है कि जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उसी के वजह से बिहार एक पिछड़ा राज्य है, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि जो बिहार के पिछड़ेपन का जो मूल कारण है वो है ऐतिहासिक कारक, औद्योगिक निवेश की कमी, उच्च जनसंख्या घनत्व और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। तो मेरे ख्याल से सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी होना चाहिए। बाकी इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्तित्व की स्मृति में किया था? तो इसका आंसर होगा पन्ना धाय। जोधपुर में पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण उनके त्याग और बलिदान के सम्मान में किया गया है। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें वैध हैं? तो देखिए, पहला शर्त है, पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हो और 1 से अधिक राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता, बिल्कुल ये भी शर्त नेसेसरी है। तीसरा है, पिछले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीती हो। तो ये गलत है। कथन 3 जो है ये राज्य स्तरीय दल की शर्त से संबंधित है। राष्ट्रीय दल के लिए 1, 2 और 4 ही में प्रमुख है। पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ये राज्य स्तर के दल को मान्यता के लिए है, हम राष्ट्रीय दल का देख रहे हैं। तो हमारे 1 और 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अस्थायी परजीवी है। तो ऑप्शन होगा इसका सी, केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं, जैसे मच्छर या खटमल, जो केवल पोषण प्राप्त करने के लिए जीव के पास आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अस्थायी परजीवी का अगर उदाहरण कोई पूछे तो मच्छर या खटमल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे हैं? किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने, जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक ने के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को उधार लिया और 3 अन्य युगों, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामलों को और जटिल बना दिया। तो ये कथन है तपन राय चौधरी का। ये तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसे गूगल किया है। यह आलोचना प्रसिद्ध इतिहासकार तपन राय चौधरी द्वारा भारतीय इतिहास के सांप्रदायिक और औपनिवेशिक कालखंड के विभाजन पर की गई थी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुँचे? तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। वॉलेस ने स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चयन, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, उसी का सिद्धांत दिया था। ये डार्विन के निष्कर्षों के समान ही था, उन्हीं के लगभग एक रूप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, कारकोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, यह भी सही है। वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ, ये गलत है, क्योंकि वज्रादित्य का शासनकाल पतन का काल था।
क्षेत्रीय विस्तार का नहीं। जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया, ये भी सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए प्राथमिक वर्णक है, जबकि अन्य जो वर्णक होते हैं इसके अलावा वो सहायक वर्णक होते हैं। नेक्स्ट है, शिशु, तरुण एवं किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा बैंक से संबंधित है। शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर में 5 लाख तक का और तरुण में 10 लाख तक का मुद्रा योजना के तहत ऋण की उपलब्धि कराई जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 50,000, 5 लाख और 10 लाख। नेक्स्ट है, नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और कारसार्पण के बीच विनिमय दर क्या थी? सुवर्ण मतलब सोना, कारसार्पण मतलब वो कांसे का। तो इसका आंसर होगा 1:35, यानी 35 कांसे का सिक्का देंगे तो 1 सोने का सिक्का मिलता था नहपान के समय। ये उसके अभिलेख से ये निष्कर्ष निकाला गया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है उसे वखारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वाइट आइलैंड, ऑप्शन सी। न्यूजीलैंड के वाकारी को वाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कीटों में अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फोसिस के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले अंडा बनेगा, अंडा से ऑप्शन बी, मैंने सी टिक किया है। पहले अंडा, अंडा से फिर निम्फ, निम्फ से वयस्क। अपूर्ण कायांतरण में प्यूपा अवस्था नहीं होती है, अंडा सीधे निम्फ में बदलता है जो वयस्क जैसा दिखता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति दिया गया है और पदवी और उसका योगदान दिया गया है। फैजी, फैजी किससे संबंधित था? तो फैजी होगा, इसके सामने जो दिया है, एक फारसी कवि और अनुवादक, तब बिल्कुल सही है। ये अकबर के राज कवि थे और इन्होंने गणितीय ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, तो पहला का तो सही दिया है। दूसरा है अबुल फजल, अबुल फजल भी आईने अकबरी के लेखक थे, तो बिल्कुल ये भी सही है और इन्होंने अकबरनामा की भी रचना की थी, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है राजा टोडरमल, राजा टोडरमल के सामने दिया है गृह मंत्री, तो ये गलत है। राजा टोडरमल गृह मंत्री नहीं थे बल्कि वे वित्त मंत्री थे। इन्होंने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की थी, तो आंसर हो ये गलत हो गया। राजा मान सिंह ये सेनाध्यक्ष थे, वे अकबर की सेना के प्रमुख सेनापति भी थे, तो ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद तानसेन, ये अकबर के दरबार के महान संगीतकार थे, तो ये भी सही है। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ये गलत है, वे वित्त मंत्री नहीं थे बल्कि वे एक महान कवि और सेनापति थे। उन्हें वित्त मंत्री बताना गलत है क्योंकि वो पद टोडरमल के पास था, पहले ही हम ये देख चुके हैं, तो ये भी गलत हो गया। 2 और 3 और 6 गलत है, 1, 2, 4, 5, 1, 2 और 4, 5, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।